नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी विद डॉक्टर अवस्थी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नेताजी का चश्मा, इस कहानी का परिचय, इसका उद्देश्य, इसका सारांश और इस कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण देखेंगे। कहानी पर चर्चा करने से पूर्व नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में आइए उनका संक्षिप्त परिचय समझ लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। आजकल वे भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं और साहित्यिक पत्रिका वसुधा के संपादन से भी जुड़े हुए हैं। इनकी अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तथा इन्हें साहित्य जगत के कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य और संदेश, ये दोनों बातें बहुत कुछ साम्य रखती हैं। कारण ये है कि कहानी कोई भी हो, वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है और जब कहानी में वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कहानी के पाठक को वही संदेश के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कहानी का उद्देश्य ये लेखक आधारित होता है, क्योंकि वो लेखक के मन में होता है और उसी उद्देश्य को पाने के लिए वो कहानी की रचना करता है। और संदेश जो है वो कहानी का पाठक आधारित होता है, यानी कहानी का पढ़ने वाला कहानी को पढ़ने के बाद क्या सीखता है, ये कहानी का संदेश होता है। तो दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने उन दोनों को एक साथ रखा है। तो कहानी का उद्देश्य और संदेश क्या है? कहानी के उद्देश्य में आप देखेंगे कि कहानी अगली पीढ़ी के प्रति आस्था को अपने भीतर समेटे हुए है। कहानी का अंत जिस प्रकार से होता है, कहानी को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि लेखक आने वाली पीढ़ी के लोगों पर भरोसा जताना चाहता है, विश्वास करना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि समाज की जो अगली पीढ़ी है वह हमसे हमारी जिम्मेदारियां समझने में किसी भी स्तर पर कम नहीं है। इसी प्रकार दूसरा उद्देश्य लेखक का राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना का विकास करना भी है। इस कहानी के माध्यम से राष्ट्रीय कर्तव्य हम लोगों का क्या है, हर व्यक्ति का अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य होता है जिस भी राष्ट्र में वो जन्मा है उसके प्रति, तो उस भावना का विकास करना है। और तीसरा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आदि के प्रसार की आवश्यकता पर बल देना। ये क्यों आवश्यक हैं कि हम राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं तथा अन्य ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुएं, उनकी प्रतिमा, उनके इतिहास से जुड़े हुए दस्तावेज संभाल कर रखें। न केवल संभाल कर रखें बल्कि लोगों के सामने भी लाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग अपने देश के उन महानायकों के प्रति भाव और सम्मान को जन्म दे सकें और उनके प्रति एक आदर का वातावरण बनाकर रखें और उनके द्वारा संभाले गए उस राष्ट्र को महत्व दें तथा खुद भी संभालने का प्रयास करें। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। केवल संदेश लिखने में भाषा परिवर्तित हो जाती है। जहाँ उद्देश्य लिखने में हो जाता है कि राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना का विकास करना, ये उद्देश्य है, वहीं पर जब हम संदेश की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हम में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, हमारे समाज में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आदि के प्रसार पर बल देना चाहिए। तो ये जो संदेश है वो चाहिए को लेकर समाप्त होता है और उद्देश्य जो है वो करना से अंत होता है उस उद्देश्य लिखने में। तो इसके बाद हम आइए चलते हैं कहानी के सारांश की ओर। साथियों, नेताजी का चश्मा, ये कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगे चश्मे को लेकर लिखी गई है और यह कहानी एक कस्बे से जुड़ी हुई है। कस्बा आप समझते होंगे, गांव से बड़े स्तर का एक स्थान, लेकिन जिसका विकास शहर जैसा नहीं हुआ है। तो गांव से बड़ा किंतु शहर से छोटे स्तर का एक स्थान, उसे कस्बा कहते हैं, जहां पर कच्चे पक्के मकान होते हैं और जो कई गांवों तक पहुंचने के मार्गों को जोड़े रखता है तथा शहर जाने के भी किसी मुख्य मार्ग पर स्थित होता है। तो ऐसा कस्बा जहां पर चौराहे भी होते हैं, तो एक चौराहा होता है और बाज़ार के नाम पर एक मुख्य बाज़ार होता है। कुछ संसाधन
समाज की सेवा के लिए होते हैं, जैसे विद्यालय, सिनेमा घर वगैरह, तो वो सब चीज़ें इस कस्बे में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ इस कस्बे में एक नगर पालिका है जो कस्बे के विकास के लिए, कस्बे की आवश्यकताओं के लिए कुछ काम करवाती रहती है, जैसे पेशाब घर बनवा देना, कबूतर की छतरी बनवा देना, कबूतरों के बैठने के लिए छतरी बनवा देना। इसके अलावा कभी कदार कवि सम्मेलन वगैरह आयोजित करवा देना। तो इसी प्रकार उस नगर पालिका के किसी बोर्ड के अधिकारी के मन में एक बार कभी बात आई होगी और उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगवाने का उस चौराहे पर निर्णय लिया। कुछ व्यवधान के बाद वहाँ पर कस्बे की नगर पालिका ने निश्चित किया, वहीं के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को, कि वे 1 महीने के भीतर नेताजी की मूर्ति बना कर दे दें। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने नेताजी की मूर्ति बना कर दी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जल्दबाजी में या संगमरमर की उस मूर्ति पर पत्थर का चश्मा ना बना पाने के कारण, या बनाते हुए असावधानीवश टूट जाने के कारण वह चश्मा नहीं बना पाया। यानी कि नेताजी की मूर्ति तो थी संगमरमर की, 2 फुट ऊंची उनकी मूर्ति थी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं लगा था। और यह मूर्ति कहाँ पर स्थापित थी? यह मूर्ति स्थापित थी कस्बे के मुख्य चौराहे पर। और अब कहानी का प्रारंभ जो होता है वो इस तरह से होता है कि चौराहे पर, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित है, और उसी चौराहे से होकर एक कंपनी के अधिकारी हैं हालदार साहब। ये हालदार साहब हर 15 दिन पर अपनी कंपनी के काम से उसी कस्बे से होकर गुजरते हैं, तो इनका आना जाना इसी चौराहे से होकर होता है। जब वे चौराहे से होकर गुजरते हैं तो वहाँ स्थित सुभाष चंद्र बोस जी की इस मूर्ति पर उनकी नज़र पड़ती है। वे उस मूर्ति को देखते हैं। तो पहले बार जब वो जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर, जो संगमरमर की मूर्ति थी, उस पर चश्मा रियल लगा हुआ था। मूर्ति तो पत्थर की थी, संगमरमर की, लेकिन चश्मा वास्तविक था। तो उन्हें थोड़ा सा विनोद सूझा और उन्होंने कहा, वाह भाई, ये भी एक अच्छी बात है कि चश्मा तो पत्थर का है, चश्मा रियल है, जबकि मूर्ति पत्थर की है। पहली बार उन्होंने देखकर वो विनोद में मुस्कुराकर उधर से चले गए। दूसरी बार जब वो गए तो उन्हें आश्चर्य इस बात से हुआ कि चलो ठीक है, मूर्ति पत्थर की थी, चश्मा रियल था, लेकिन चश्मा जो है वो बदल गया था। दूसरी बार वो चश्मा जो है वो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। ये बात उनको आश्चर्यचकित कर गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई बातचीत नहीं की उसके बारे में। वे अक्सर रुककर वहीं चौराहे पर एक पान वाले के यहाँ पान खाते थे। पान खाकर वे अपनी जीप पर बैठे और निकल गए मुस्कुराते हुए। तीसरी बार जब वे उधर से गुजरे 15 दिन बाद, तो उन्होंने देखा फिर से चश्मा बदला हुआ था। अब इस बार वे अपनी उस इच्छा को दबा नहीं पाए। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और कौतूहलवश, जिज्ञासावश वे उस पान वाले से, जहाँ पान खाया करते थे, वहीं पर वे खड़े होकर पान खाने के बाद उससे पूछने लगे, उसके बारे में सवाल जवाब करने लगे कि ये चश्मा कैसे बदल जाता है, कौन बदल देता है। तो पान वाले का भी वर्णन किया गया है कहानी में कि पान वाला जो है, जैसा कि अक्सर होते हैं पान वाले, कि वो अपना मोटा काला सा आदमी था और हर समय पान मुंह में ठूंसे रहता था। ठूंसे रहने का मतलब यहाँ पर पान खाने की इच्छा हो ना हो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो पान वाला है इसलिए पान दूसरों को खिलाता है, तो उसके मुंह में भी पान ठूंसा हुआ होना चाहिए, इस नज़र से यहाँ पर। तो पान मुंह में ठूसा रहता था, वो पान थूकता है और फिर उनके हर प्रश्न का उत्तर देता है। इसी तरह जितने प्रश्न वो पूछते हैं, उस हर प्रश्न के उत्तर से पहले वो पान थूकता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो खुश मिजाज व्यक्ति है, पान वाला हंसोड़ है, और हर प्रश्न का उत्तर मुस्कुराते हुए ही देता है। तो वो उन्हें बताता है कि ये जो चश्मा आप बदलता हुआ देख रहे हैं, ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन चश्मे वाले के बारे में वे और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं कि ये कैप्टन चश्मे वाला, ऐसा लगता है उसके नाम से कि कैप्टन चश्मे वाला जो मूर्ति बदलता है, मतलब मूर्ति पर चश्मा दूसरा लगा देता है, वो आखिर मूर्ति पर चश्मा क्यों दूसरा लगा देता है। तो इसका भी उत्तर वो देता है पान वाला कि मूर्ति पर चश्मा बदलने का कारण उसका ये है कि वह एक
चश्मे वाला है, चश्मे की उसकी अपना व्यवसाय है, जिसमें अगर ग्राहक को कोई दूसरा वैसा ही चश्मा चाहिए जैसा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है और उसके पास वैसा दूसरा चश्मा नहीं है, तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है कि नेताजी की मूर्ति के पास जाकर उनसे वह चश्मा क्षमा मांगते हुए ले लेता है, उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता है और इस तरह से चश्मा बदल जाता है। कैप्टन चश्मे वाले के बारे में वो पूछते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ है, क्या कारण है? तो इन सब बातों के उत्तर में पान वाला थोड़ा सा बार बार, चूँकि वो मुँह में पान भर लेता है, इसलिए वो कहता है कि अरे वो आज़ाद हिंद फौज से में क्या शामिल होगा, वो तो एक लंगड़ा सा बूढ़ा व्यक्ति है और वो कहाँ फ़ौज में शामिल होने लगा। और तब तक कैप्टन चश्मे वाला भी एक गली से निकलकर मुख्य सड़क पर आ जाता है। उसे देखकर वो पान वाला कहता है कि वो देखिए वो कैप्टन आ रहा है, आप उसी से सारी बातें पूछ लीजिए और हो सके तो उसकी फ़ोटो वोटो भी कहीं छपवा दीजिए। ये बात उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में कहा था, जो बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा न लगा होना यह उस कैप्टन चश्मे वाले को कहीं ना कहीं आहत करती थी ये बात, क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति मन में भाव रखता रहा होगा, तभी तो चश्मा नहीं था फिर भी उसने रियल चश्मा लगा दिया था। तो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जब उन्होंने ऐसा सुना तो कैप्टन चश्मे वाले को पलट के देखा तो वाकई वो कैप्टन चश्मे वाला गांधी टोपी लगाया हुआ बूढ़ा सा मरियल सा व्यक्ति था। बांस पर कुछ टंगे हुए चश्मों को लेकर वो फेरी लगाता था, क्योंकि उसने अभी अभी उसी समय एक दुकान से वो बांस टिकाकर थोड़ा सुस्ता रहा था, खड़ा हुआ था, तो उसको उन्होंने देखा और उसके प्रति ऐसा सोचकर कि वो कितना दया का पात्र है, कितना करुणा का पात्र है समाज के लिए, लेकिन उसके प्रति उनके मन में एक अच्छा भाव आया और वे इसके बाद काम भी था उन्हें, और ड्राइवर भी अब काफ़ी देर से ये सब वार्तालाप सुन रहा था, तो ये सब देखकर हालदार साहब उस दिन वहाँ उसके बाद नहीं रुके और वे वहाँ जीप से फिर आगे बढ़ गए। और ये क्रम लगभग चलता रहा 2 साल तक। अगले ये चश्मा बदलता रहा, कभी दूसरे फ्रेम के और गोल चश्मे, कभी गोगो चश्मा, रंग बिरंगे दूसरे दूसरे फ्रेमों के चश्मे उस मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर बदलते रहे और ये क्रम चलता रहा। एक दिन अचानक जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और कस्बे की लगभग कई दुकानें बंद थीं, पान वाले की भी दुकान बंद थी। वे चले गए वहाँ से। दूसरी बार जब वे लौटे तो उन्होंने देखा इस बार भी उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, लेकिन पान वाले की दुकान खुली हुई थी। वे हमेशा की तरह पान वाले की दुकान पर उतरे और पान खाने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। इस पर पान वाले ने उन्हें दुखी होते हुए बताया कि क्या बताऊं, कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। ये बात सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को की मूर्ति पर चश्मा ना पाकर हालदार साहब को थोड़ा सा बुरा भी लगा और कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु की बात सुनकर वे चुप रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। उनके मन को थोड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ और वे वहाँ से थोड़ी देर बाद चले गए। अगली बार जब वे आए तो उन्हें पता था कि चूँकि कैप्टन चश्मे वाला है नहीं और मास्टर मोतीलाल जो जिसने मूर्ति बनाई थी वह चश्मा बनाना भूल गया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। तो उन्होंने निर्णय किया कि वे उस मूर्ति की तरफ देखेंगे ही नहीं और वे रुककर वहाँ पान भी नहीं खाएंगे। सो उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि भाई रुकना नहीं वहाँ पर और हम लोग कहीं आगे चल के पान खा लेंगे, आज बहुत काम है, और कहकर वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन आदत के अनुसार वे जब उधर से गुजरे चौराहे से तो उनकी आंख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की ओर चली ही गई बरबस, और उन्होंने देखा तो वहाँ पर कुछ उन्हें लगा कि कुछ है और उन्होंने अचानक से
जीप वाले उसको ड्राइवर को उन्होंने कहा रुकने के लिए। जीप गति में थी, लेकिन जल्दी से ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। जब तक गाड़ी रुकती रुकती तब तक हालदार साहब वहाँ गाड़ी से नीचे उतर चुके थे और तेज तेज चलते हुए वे मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए थे। उन्होंने वहाँ देखा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ था। वो चश्मा सरकंडे का था। सरकंडा आप जानते हैं, घास पतवार होती है, एक बांस की प्रजाति का एक पौधा होता है, छोटी छोटी गांठें होती हैं उसमें, और बच्चे उससे प्रायः बचपन में कलम वगैरह बनाकर, जो स्लेट वगैरह पर लिखते हैं तो कलम वगैरह बनाकर खेलते हैं, उससे कुछ खिलौने भी बनाते हैं। तो बच्चों ने प्रायः उस तरह के सरकंडे से खेलने की वस्तुएं बनाई थीं। तो जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं, उस तरह का एक चश्मा जो है सरकंडे का बनाया हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर लगा हुआ था। ये देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं, वे भावुक हो उठे। उन्हें यह अनुभव हुआ कि अगर कैप्टन चश्मे वाला यह कार्य करता था तो कहीं न कहीं हमारी अगली पीढ़ी, हमारे समाज के वो बच्चे जिनको हम प्रायः छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वे उस कैप्टन चश्मे वाले के इस कृत्य को देखते थे, और देखते ही नहीं थे, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते थे। मन ही मन उनके मन में, बच्चों के मन में भी यह भाव उत्पन्न होता था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हमारे लिए ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे होंगे, तभी एक व्यक्ति इतना इनके प्रति करता है। और उन बच्चों के मन में एक संस्कार उत्पन्न हो गया था, बन गया था धीरे धीरे कैप्टन चश्मे वाले के उस कृत्य से। तभी आज जब कैप्टन चश्मे वाला नहीं था, फिर भी उन बच्चों ने अपना वो राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया था और अपने राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर जैसा वो कर सकते थे वैसा उन्होंने सरकंडे का चश्मा बनाकर उसे समर्पित किया था। यह बात हालदार साहब को भावुक कर गई थी। तो साथियों, यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी के चरित्र चित्रण पर अब हम ध्यान देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये जो कहानी है, नेताजी का चश्मा, इस कहानी में लेखक ने प्रमुख रूप से 3 पात्रों को रखा है। इसमें पहले पात्र हालदार साहब, फिर कैप्टन चश्मे वाला और फिर पान वाला। हालदार साहब के चरित्र में कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कि वे एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं। वे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखते हैं तो केवल देखते ही नहीं हैं, बल्कि वो ये विचार करते हैं कि यह तो संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है, जिस पर संगमरमर का बना हुआ चश्मा ना होकर एक वास्तविक चश्मा है। और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वे पान वाले से इस बारे में पूछते हैं, अपना समय देते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके भीतर जिज्ञासा है। यदि जिज्ञासा न होती तो वे बदलते हुए चश्मे की कहानी जानने के प्रति उत्सुक न होते। दूसरी बात, संवेदनशील। वे संवेदनशील हैं क्योंकि इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वे भावुकतापूर्ण ढंग से विचार करते हैं, सोचते हैं। उन्हें कैप्टन चश्मे वाला, जो बहुत ज़्यादा साधन संपन्न नहीं है, उसके पास अपनी दुकान नहीं है, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है, लेकिन अपने मन के भावों से अपने राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य जो उसका है वो समझता है। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चेहरे पर, मूर्ति पर जब चश्मा नहीं देखता तो उसका मन दुखी होता है, इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा निकालकर उस मूर्ति को पहना देता है। यह बात वे सोचते हैं। इसके अलावा जब अंत में बच्चों के द्वारा बनाया हुआ चश्मा वो देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, वे भावुक उठते हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि वे एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और समाज में घटित हो रही इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देते हैं। तीसरी बात, वे देशभक्त हैं। उनके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति भावनाएं हैं। जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बारे में वो सुनते हैं तो कस्बे से जाते समय वे ये मन में विचार करते रहते हैं कि ऐसी कौम का क्या होगा। आप कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ऐसी कौम का क्या होगा जो अपने देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के प्रति भी संवेदनशील नहीं होती है। वह अपने देश के उन
महानायकों के प्रति मजाक का भाव रखती है। आज देशभक्ति भी मजाक की वस्तु, हंसी की बात हो गई है। इन सब बातों पर विचार करते हैं जब तो ऐसा लगता है कि हालदार साहब एक देशभक्त भी हैं। इसके अलावा दूसरा पात्र जो हम देखते हैं, कैप्टन चश्मे वाला, इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। कैप्टन चश्मे वाला परिश्रमी है। आप देखते हैं कहानी में आई ये बात कि वह फेरी लगाकर बांस पर टंगे हुए चश्मों को बेचता है। तो परिश्रमी है, देशभक्त है। उसकी इस कार्य से आप प्रमाणित होता है कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने जाकर जब उनसे चश्मा लेता है तो उन्हें पुनः चश्मा लगाता भी है। वह गांधी टोपी पहनता है। फौजी लोगों के प्रति उसके मन में भाव है। लंगड़ा होते हुए भी वह अपने देश के नायकों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। तो वह देशभक्त भी है। और इसके अलावा विनम्र है। वो जब मूर्ति से चश्मा लेता है तो क्षमा मांगते हुए उनसे चश्मा लेता है और बदले में फिर चश्मा लगाता है। तो ये उसकी विनम्रता का परिचायक है। तो कैप्टन चश्मे वाले के अंदर ये 3 गुण दिखाई देते हैं। पान वाला जो एक इस कहानी का एक पात्र है, हंसोड़ पात्र है, खुशमिजाज है। वो प्रायः अपनी हर बात मुस्कुरा कर कहता है। उससे कई बार प्रश्न किए गए, वो कई बार मुंह में पान खाए हुए है, लेकिन पान थूक कर उत्तर देता है, लेकिन खुश ही रहकर उत्तर देता है। हंसता हुआ, अपनी बत्ती सी दिखाता हुआ बात करता है, मतलब खुश होकर बात करता है। लापरवाह है किंतु भावुक है। वह आप देख रहे हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या कर रहा है, किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के प्रति सम्मान का भाव रखता है, देश के प्रति, देश के नायकों के प्रति किस तरह का भाव रखता है। इन सब बातों से उसे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कैप्टन चश्मे वाला जब नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह भी अपनी दुकान बंद रखता है और उसके बारे में बताते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपनी आंखें पोंछता हुआ हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बात बताता है। तो इससे पता चलता है वो भावुक है, औसत समझदार है। उसकी बातचीत से पता चलता है कि वह शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाता। वो ग्राहक को अब गिराक कहता है कि अब गिराक आ गया, ग्राहक को गिराक कहता है ना। चौखट कहता है, फ्रेम को चौखट कहता है। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, औसत समझदार है। और ये कुछ बातें इस कहानी से आप समझ सकते हैं। कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये सारे चरित्र की विशेषताएं आपको उसमें देखने को मिलेंगी। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप और दूसरी जो कहानियाँ हैं आपके पाठ्यक्रम में, धीरे धीरे वो उन कहानियों से संबंधित मैं वीडियो और प्रस्तुत करूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए और जो भी बातें पूछनी हैं आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।